हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईजी टेक टॉक। तो आज से जो है हम एक नई सर्विस शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो दोस्तों, अगर आप क्लाउड सीखना चाहते हैं तो वीपीसी उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विस है। और अगर आपका जो इंटरेस्ट नेटवर्किंग में है या आप ऑलरेडी नेटवर्किंग में बहुत ही स्ट्रांग है तो मैं गारंटी देता हूँ ये जो सर्विस है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को या इस सीरीज़ को शेयर करना ना भूलिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको अलीबाबा क्लाउड की इतनी डिटेल में कोई सीरीज़ नहीं मिलेगी। ओके, सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर के साथ। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, तो नाम से क्लियर होता है कि ये जो एक टाइप का प्राइवेट क्लाउड है। ओके, सो बिफोर गोइंग फॉर द वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज प्राइवेट क्लाउड, राइट। तो प्राइवेट क्लाउड दोस्तों ये होता है कि जैसे कि जब मार्केट में क्लाउड नहीं था तो कंपनीज जो है उनका ऑन प्रीमाइज डेटा सेंटर यूज़ करती थी। ओके, और ऑन प्रीमाइज डेटा सेंटर में दो टाइप के क्लाउड कंपनीज नॉर्मली यूज़ करती थी, जिसमें था एक पब्लिक क्लाउड एंड दूसरा था जो है प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड जो है कंपनीज हो गई या बैंक्स हो गई, इनका कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है मैनेज करने के लिए जो है प्राइवेट क्लाउड का यूज़ किया जाता था। क्योंकि प्राइवेट क्लाउड एक ऐसा क्लाउड होता है जहाँ पर थर्ड पार्टी मेंबर कोई एक्सेस नहीं कर सकता उसे। प्राइवेट क्लाउड को सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने ब्रांचेस होगी वही उसको एक्सेस कर सकती है। ओके, तो ये जो है प्राइवेट क्लाउड का एक यूज़ है, यूज़ केस हम किसे कह सकते हैं। ओके, लेकिन जब क्लाउड मार्केट में आया तो कंपनीज को थोड़ा ट्रस्ट नहीं हुआ, तो बहुत से कंपनी से बोलते थे कि यार हम हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा आपके साथ शेयर कैसे करें। ठीक है, वो कैसा उस पर ट्रस्ट करेगा। तो उसके लिए जो है कंपनी ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर पहले यूज़ करती थी। ओके, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे जो है मार्केट में क्लाउड जैसे जैसे क्लाउड का मार्केट बढ़ता गया तो क्लाउड ने जो है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ये एक सर्विस प्रोवाइड करने लगे। ओके, और अगर आपका ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर था तो उसका एक डिसएडवांटेज भी था कि अगर आप आपका खुद का ऑन प्रीमाइस में अगर प्राइवेट क्लाउड बनाते तो आपको करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ता था। ठीक है, जिसमें आपके सर्वर्स आते थे, नेटवर्क्स, राउटर, गेटवे, नेट गेटवे, फायरवॉल्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ते थे जिसके लिए आपको करोड़ों रुपए तक इन्वेस्ट करना पड़ता था। ओके, लेकिन यही सर्विस जो है आपको अलीबाबा या अदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड की, जिसे वीपीसी नाम दिया गया। और ये जो सर्विस है इसमें आपको 0 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लगता है और आपको उतना ही पे करना पड़ता है जितना आप उसे यूज़ करते हो, जितने सर्वर्स वगैरह आप जो क्रिएट करते हो उसी का चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, वीपीसी आपको कोई अलग से चार्ज नहीं करता है। तो ये जो सर्विस है आपको अलीबाबा क्लाउड या अदर क्लाउड सर्विस ने आपको प्रोवाइड की है। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, इसे वर्चुअल क्यों कहा गया। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, तो ये जो है प्राइवेट क्लाउड नहीं है लेकिन प्राइवेट क्लाउड जैसा है। इट मीन्स प्राइवेट क्लाउड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से मिलते जुलते हैं, मतलब ये दोनों सेम तरीके के काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूवीज़ में देखते होगे तो जैसे अगर हीरो हीरोइन का ब्रेकअप हो जाता है ना, तो हीरो को हर जगह हीरोइन दिखती है और हीरोइन को हर जगह जो है हीरो दिखता है। ठीक है, तो वो दोनों साथ में जाते हैं, साथ में रहते हैं। इवन कई कई बार तो हीरो जो है डांस भी कर लेता है। ठीक है, लेकिन उसको डांस के बाद में पता चलता है कि यार वो तो यहाँ पर थी नहीं। ओके, मतलब वो वहाँ पर नहीं थी, वो रियल में नहीं थी, लेकिन इसका काम तो हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है कि ये रियल में प्राइवेट क्लाउड तो नहीं है लेकिन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जैसा है, मतलब वैसा ही काम करता है। ओके, सो चलिए अब हम एक एक पॉइंट जो इसका डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ वीपीसी। ओके, तो वीपीसी इज ए लॉजिकल आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क और डेटा सेंटर इनसाइड द अलीबाबा क्लाउड। VPC helps you build an isolated network environment based on the Alibaba cloud, including the customizing the IP address range, network segment, route table and gateway. तो VPC इज ए लॉजिकल आइसोलेटेड। तो दोस्तों लॉजिकल आइसोलेटेड का मतलब है कि सपोज अगर आप मुंबई रीजन में एक VPC क्रिएट करते हैं तो अलीबाबा क्लाउड में जो है हज़ारों अकाउंट हो गए। ओके, और उसमें मुंबई रीजन में भी हज़ारों VPC आपको मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके VPC में क्या चल रहा है। ठीक है, इससे अदर वीपीसी दूसरा जो वीपीसी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या दूसरा वीपीसी में क्या क्या रिसोर्सेस है उससे आपके वीपीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो होता है लॉजिकली आइसोलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज को जो है आप एक रीजन कंसिडर कीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक मुंबई रीजन।
ठीक है। और अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आपके सपोज चार डिपार्टमेंट है, लाइक CSE, ENTC, सिविल और मैकेनिकल, तो ये चारों जो है आपके सपोज VPC है। और हर एक डिपार्टमेंट जो आपके क्लास होंगे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। तो इसे आप एक अवेबिलिटी जोन कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर साइंस में क्या स्टडी चल रहा है, इससे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या स्टडी चल रहा है, इससे सिविल डिपार्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो चारों डिपार्टमेंट जो है लॉजिकली आइसोलेटेड है, ठीक है। मतलब किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। देन VPC helps you build an isolated network environment based on Alibaba Cloud, including customizing the IP address range, network segment, route table and gateway. तो आप जो अलीबाबा क्लाउड में आपका खुद का आइसोलेटेड नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। या मतलब आपका एक कस्टम VPC, हम इसे कह सकते हैं कस्टम VPC, आप इसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, और जिसको आप वेरी कर सकते हो आपके CIDR ब्लॉक रेंज से या आपके राउट टेबल से, और आपको गेटवे जैसे कि आपको प्राइवेट इसको ना इंटरनेट से कनेक्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप टोटली आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऑनर हो आपके VPC के, तो इसमें कुछ भी चेंजेस आप ही कर सकते हो, इससे कोई थर्ड पार्टी मेंबर नहीं एक्सेस कर सकता है। ओके, तो चलिए आगे की कुछ पॉइंट देखते हैं। वंस यू क्रिएट द VPC, DHCP, vSwitch, NACL, राउट टेबल, सिक्योरिटी ग्रुप इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एक VPC क्रिएट करते हो, तो VPC क्रिएट करने के साथ साथ ओके एक DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, एक वर्चुअल स्विच जिसे कि हम सबनेट भी कहते हैं, सबनेट, ओके, एक NACL, इट मीन्स नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड राउट टेबल और सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, सो ये एक एक जो है, अगर आप एक VPC क्रिएट करते हो तो उसके साथ में ये सभी एक एक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। When you create a VPC or a vSwitch, okay, or subnet, you must specify its private IP address range in the form of a CIDR block. तो CIDR ब्लॉक जो होता है ये आपकी VPC की जो है रेंज डिसाइड करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक इमेज लिया है, ठीक है, इसमें आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो एक आपका एक VPC है यहाँ से, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपकी दो जोन है, ठीक है। ये एक अवेबिलिटी जोन A और एक अवेबिलिटी जोन B। और इसमें जो है आपने एक CIDR ब्लॉक रेंज लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 192.168.0.0/16। ओके, इट मीन्स ये क्लास C का एक IP एड्रेस की रेंज है, ठीक है। लेकिन जिसमें आपने सबनेटिंग की रखी है और उसको जो स्लैश वैल्यू जो है इसको 16 दिया है, ठीक है। तो ये एक आपको एक ब्लॉक, आपको जब आप VPC क्रिएट करते हो तो आपको एक डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। एंड यू कैन नॉट यूज द सेम vSwitch ऑन द टू अवेबिलिटी जोन। ओके, तो यहाँ पर आप vSwitch देख सकते हो कि यहाँ पर जो vSwitch यूज़ किया है ये 192.168.1.0/24 है, ठीक है। आप ये स्लैश जो है CIDR वैल्यू जो है इस पर आप फोकस कीजिए। यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 192.168.2.0/24 है। ओके, सो आपको यहाँ पर कुछ बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो vSwitch है, ठीक है, आपका जो सबनेट है, ये आपने जो CIDR ब्लॉक यहाँ पर डिसाइड किया है VPC का, ये इसके अंदर ही आना चाहिए। ओके, और अगर आपने यहाँ पर 192.168.1.0 यूज़ किया है तो ये सेम रेंज आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आपको जो है यहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क रेंज यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेम लेते तो क्या होगा, आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा नेटवर्क, ठीक है। तो ये दोनों ओवरलैप नहीं होना चाहिए, आपका डिफरेंट होना चाहिए। और आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि 192.168.1.0 है और यहाँ पर 2.0 है, ठीक है। तो ये जो दोनों भी है ये डिफरेंट नेटवर्क है। इवन तो यहाँ पर 192.168.0.0 है, लेकिन यहाँ पर 1.0 और यहाँ पर 2.0, क्योंकि यहाँ पर जो स्लैश वैल्यू जो CIDR वैल्यू है इसके 24 है। ओके, इट मीन्स ये जो है डिफरेंट नेटवर्क है, ठीक है। अगर 24 मतलब आपको पता है कि 32 बिट का होता है। यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑक्टेट में जो है 8 बिट होते हैं, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8। ओके, अगर आप 24 की वैल्यू देखें तो 192.168.1, ठीक है। और यहाँ पर जो है 2 है, तो तीन, अगर आप थर्ड ऑक्टेट चेक करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट है, इसलिए ये डिफरेंट नेटवर्क ID है, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर भी 1 होता तो ये जो है सेम नेटवर्क ID होते। तो आई होप आपको ये सबनेट का जो एक कंसेप्ट है ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारी जो नेटवर्किंग की सीरीज़ है उसमें जाकर आप सबनेटिंग का वीडियो पहले देखें, सबनेटिंग अंडरस्टैंड करें, उसके बाद में जो है आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे का देखते हैं कि यू कैन क्रिएट ए 10 मैक्सिमम क्रिएट मैक्सिमम 10 VPC इन ईच रीजन। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया।
ओके, सो यू कैन क्रिएट मैक्सिमम 10 वीपीसी इन ईच रीजन। तो आप हर एक रीजन में जो है टोटल 10 वीपीसी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक वीपीसी का एक लिमिट है। तो चलिए अब आगे के कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ वीपीसी। ओके, सो ये जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वीपीसी के, इसका मतलब होता है कि जब हम वीपीसी स्टडी करते हैं तो या वीपीसी के अंदर जब हम रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में जो है हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मतलब कौन से कंपोनेंट का क्या फंक्शन है, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है और उसका वीपीसी में क्या इंपॉर्टेंस है। तो वन बाय वन हम अभी इन सभी कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है प्राइवेट CIDR ब्लॉक। When you create the VPC, you must specify the private IP address range in the form of CIDR block. ओके, तो ये बात हमने इसके पहले भी डिस्कस की थी कि जब हम VPC क्रिएट करते हैं तो हमें उसे एक रेंज देना पड़ती है, ठीक है, CIDR ब्लॉक रेंज देना पड़ती है। ओके, तो दोस्तों CIDR का मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। तो एक रेंज होती है, वो रेंज ये डिफाइन करते हैं कि आपका मतलब ये आपकी वीपीसी की रेंज डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके मतलब अगर आपके वीपीसी के अंदर जितने अवेलेबिलिटीज होने हैं या ठीक है या जितने वर्चुअल स्विचेस है वी स्विच, ओके, तो उस वो जो रेंज होती है उसकी वो इनसाइड द वीपीसी, ठीक है। मतलब आपने जो वीपीसी की जो रेंज डिसाइड की है उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो CIDR blocks of V switches in the same VPC network cannot overlap with each other. ओके, तो लास्ट इसमें जब हमने डायग्राम डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें जो दो सबनेट है वो आपस में ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका जो एक वीपी मतलब एक वर्चुअल स्विच है, अगर उसका आप रेंज लेते हैं 192.168.1.0, ओके, तो आपका जो सेकंड अवेलेबिलिटी जोन है या आपका सेकंड वर्चुअल स्विच है, ठीक है, उसकी रेंज आपकी फर्स्ट से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वो सेम देते तो क्या होगा, आपका नेटवर्क जो होगा कॉन्फ्लिक्ट होगा और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। The CIDR block of the same V switch must be a subset of the CIDR block of the VPC network. तो ये अभी हमने डिस्कस किया है कि आपके जो VPC की जो रेंज है, ठीक है, उसके अंदर ही आपका V switch की रेंज आना चाहिए, ठीक है। The first and the last three IP addresses of each V switch are reserved. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सपोज आपके VPC की जो रेंज अगर अगर हम लास्ट डायग्राम देखें, ठीक है, ये हम डायग्राम देख लेते हैं। अगर हमारे VPC की जो रेंज है ये 192.168.0.0/16 अगर हम लेते हैं तो आपका जो ये सबनेट होगा इसके जो फर्स्ट थ्री मतलब स्टार्ट की एक आईपी, ठीक है, और लास्ट की जो है दो आईपी जो है रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी होंगी, ठीक है। अगर आपने हमारा सबनेटिंग का लेक्चर देखा है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर आपका ये सबनेट है 192.168.1.0, तो इसकी जो फर्स्ट टाइप पे होंगे 192.168.1.0, ये हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो नेट आईडी होती है। और लास्ट की जो होती है वो ब्रॉडकास्ट होगी 192.168.1.255। ओके, तो ये जो होंगी आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। और इसके पहले जो एक आईपी होती है, ठीक है, वो रिजर्व की जाती है, वो आपके फ्यूचर पर्पस के लिए, लाइक DNS DHCP, ठीक है। तो ये यूज़ के लिए जो है आपकी जो तीन आईपी जो है ये टोटली रिजर्व की जाती है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है अवेलेबल CIDR ब्लॉक रेंज फॉर ईच VPC इज 192.168.0.0/16, ठीक है, और 172.16.0.0/12 एंड 10.0.0.0/8। तो ये जो है अलीबाबा क्लाउड ने जो आपकी एक प्राइवेट CIDR ब्लॉक की रेंज दी है, ठीक है। मतलब अगर आप VPC क्रिएट करते हो तो आप इन तीनों में से कोई भी एक रेंज ले सकते हो। तो अगला जो कंपोनेंट है हमारा वो है वी राउटर। ओके, तो नॉर्मली मैं आपको इसके पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने राउटर वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन वी राउटर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है, वैसा ये राउटर जो होता है ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए जो इसे वर्चुअल राउटर कहा जाता है, इसे वी राउटर कहा जाता है। इसे नॉर्मली इम्प्लाइड राउटर या लॉजिकल राउटर भी कहा जाता है। तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है वी राउटर कनेक्ट्स ऑल द वी स्विचेस और डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन टुगेदर इन VPC एंड कनेक्ट VPC टू द इंटरनेट गेटवे। तो दोस्तों ये वी राउटर जो होता है आपके जो जितने भी वी स्विच होंगे या जितने आपके सबनेट होंगे, इन सभी को, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। मतलब आप विदाउट हेल्प ऑफ द इंटरनेट आप एज ए लोकल एरिया नेटवर्क आपके इनसाइड द VPC आप कम्युनिकेट कर सकते हो।
और आपका जो वी राउटर होता है, अगर आप वीपीसी के बाहर अगर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको जो राउटर होता है आपके वीपीसी को इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करता है। तो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट से वो है राउट टेबल। तो यू कैन क्रिएट ए वीपीसी, द सिस्टम क्रिएट ए सिस्टम राउट टेबल टू मैनेज राउट्स ऑफ द वीपीसी। इट मीन्स अगर हम एक वीपीसी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है राउट टेबल एक क्रिएट हो जाता है जिसका नाम मतलब जिसे हम सिस्टम राउट टेबल कहते हैं। And you cannot create or delete the system route table of VPC. However, you can deassociate a vSwitch from the system route table and then associate it with a custom route table to manage your network in a more flexible way. तो दोस्तों राउट टेबल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम राउट टेबल और एक होता है कस्टम राउट टेबल। तो सिस्टम राउट टेबल वो होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे आप वीपीसी क्रिएट करते तो ये क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई वी नेट है या सॉरी आपका जो वी स्विच है, अगर आप उसे राउट टेबल से मैनुअली मतलब आप कस्टम राउट टेबल आपने अगर बनाया है, अगर आप उससे एसोसिएट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो होगा वो आपके सिस्टम राउट टेबल से एसोसिएट होता है। और अगर आप फ्यूचर में अगर उसे ये डी एसोसिएट करना चाहते हैं और इसे कस्टम राउट टेबल से जोड़ना अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस होती है कि सबसे पहले आपको सिस्टम राउट टेबल से उसे डी एसोसिएट करना पड़ेगा और उसके बाद जो इसे कस्टम राउट टेबल को एसोसिएट करना पड़ेगा। तो आई होप ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन आपको समझ में आया होगा। यू कैन हैव ए मैक्सिमम 10 राउट टेबल इंक्लूडिंग सिस्टम राउट टेबल। तो ये मैक्सिमम लिमिट है, अगर आप मतलब एक वीपीसी के अंदर जो है आप 10 राउट टेबल बना सकते हो। ऑल रीजन सपोर्ट कस्टम राउट टेबल एक्सेप्ट द चाइना बेजिंग, चाइना शिंजैन एंड चाइना हैंगजोउ रीजन। ओके, तो मतलब ये जो चाइना के जो इन्होंने 3 रीजन दिए है यहाँ पर जो है कस्टम राउट टेबल सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब अगर आप इन रीजन में अगर आप वीपीसी क्रिएट करते हो तो आपको जो है सिस्टम राउट टेबल में ही आपको एंट्री आपकी डिफाइन करना पड़ेगी। ईच वी स्विच मस्ट बी associated with only one route table at a time। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे आप हमेशा आपके जहन में रखिए कि आपका जो एक सबनेट होता है या आपका एक वी स्विच होता है ये हमेशा सिर्फ एक ही राउट टेबल के साथ एसोसिएट हो सकता है एट अ टाइम, ठीक है। अगर मतलब आप फॉर एग्जांपल अगर आपका जो वी स्विच है अगर ये एक सिस्टम राउट टेबल से एसोसिएट है, ठीक है, तो वो सेम टाइम पर कस्टम राउट टेबल पर एसोसिएट नहीं होगा। अगर आप उसे करते हो तो सेकंड से वो ऑटोमेटिकली डी एसोसिएट हो जाता है। यू कैन क्रिएट मैक्सिमम वन वी राउटर इन ईच वीपीसी, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिट है कि आप एक वीपीसी के अंदर आपका जो है एक वर्चुअल राउटर जो है क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा ये वर्चुअल स्विच। तो वर्चुअल स्विच इज़ ए बेसिक नेटवर्क कंपोनेंट विच डिवाइड्स योर वीपीसी इनटू अ मल्टीपल सबनेट। तो दोस्तों वर्चुअल स्विच जो होता है इसे अगर आप अलीबाबा क्लाउड में इसे वर्चुअल स्विच कहा जाता है और अगर आप AWS से अवेयर हो तो AWS में जो इसे सबनेट कहा जाता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की बात करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में इसे जो है वी नेट कहा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने इसे थोड़ा डिफरेंट नेम दिए, ओके लेकिन इनका जो काम होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या करता है वर्चुअल स्विच, आपका जो वीपीसी होता है उसको मल्टीपल सबनेट में डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने लास्ट में देखा था कि अगर आपके वीपीसी की रेंज आप 192.168.0.0 अगर /16 लेते हो तो आपका जो सबनेट होता है वो उसी आपके जो सबनेट होता है वो उसी वीपीसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। मतलब आपके जो वीपीसी के जो मल्टीपल पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है। तो वी स्विचेस कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर द प्राइवेट नेटवर्क इन द सेम वीपीसी। तो ये बात अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि आपके जो वर्चुअल स्विचेस है वो आपस में लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कम्युनिकेट हो सकते हैं, ठीक है। उनको कोई राउट टेबल नहीं लगेगा, अगर वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट मैक्सिमम 24 वर्चुअल स्विच इन ईच वीपीसी। ओके, तो इसका मतलब होता है अगर आप एक वीपीसी में जो है 24 मैक्सिमम सबनेट जो है आप क्रिएट कर सकते हो और आप उसको मतलब एक सबनेट को है आप जो है मैक्सिमम 20 टैग्स दे सकते हो। टैग का मतलब आपको पता है कि टैग जो है हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब हमको अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है टैग देते हैं
ठीक है। तो जैसे कि अगर हम कॉलेज का एग्जांपल ले, तो एक कॉलेज में होता है तो डिफरेंट डिफरेंट लैब्स होते हैं, और हर लैब्स में जो होता है डिफरेंट सबनेट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो हम जैसे अलग अलग लैब दे सकते हैं, जैसे कंप्यूटर लैब, डिज़ाइन लैब, ग्राफिक्स लैब। ओके, तो मतलब ये क्या होता है कि उसे टैग देते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए उस चीज़ को। तो ऐसा अगर आप करना चाहते हो तो आप एक सबनेट को मैक्सिमम 20 टैग्स दे सकते हो। तो आई होप आपको वर्चुअल स्विच समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स आर एक्ट एज ए वर्चुअल फायरवॉल एट द इंस्टेंस लेवल। तो सिक्योरिटी ग्रुप आपको पता है कि जो अगर आप एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हो, इसके पहले जब अभी हमने वर्चुअल सर्वर क्रिएट करे तो हमने आपको बताया था कि सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है हम बाय डिफ़ॉल्ट रखते थे। ठीक है, लेकिन आगे से लैब में हम आपको बताएंगे कि आप उसको कैसे एडिट कर सकते हो। तो ये जो है कि वर्चुअल फायरवॉल जैसा जो है एक्ट करता है, मतलब ये आपका जो इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक होता है, ठीक है, उस पर है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन लगा सकता है। आपको कौन सा ट्रैफिक आप अंदर आने देना चाहते हो, कौन सा ट्रैफिक आप बाहर भेजना चाहते हो। ठीक है, तो ये जैसे फायरवॉल जैसा एक्ट करता है। You can configure security group rules to control the inbound and outbound traffic of ECS instance in the security group. Okay, तो ये भी हमने देखा। तो ECS इंस्टेंस मस्ट बिलोंग टू एटलीस्ट वन सिक्योरिटी ग्रुप। तो आपका जो ECS इंस्टेंस है, हमने देखा था कि जब हमने कोई सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट नहीं किया था तो हमारा जो ECS इंस्टेंस था वो हमारा डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के साथ कनेक्ट होता था। ओके, तो मतलब एटलीस्ट आपका सर्वर जो है एटलीस्ट एक सिक्योरिटी ग्रुप से जो है कनेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो मैक्सिमम सिक्योरिटी ग्रुप भी आप आपके इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो टू ECS इंस्टेंस इन अ डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप्स कैन नॉट कम्युनिकेट बिटवीन द ईच अदर ओवर द इंटरनल नेटवर्क। इसका मतलब होता है अगर आपके पास दो ECS इंस्टेंस है, अगर आप दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, आप ये ध्यान में रखिए कि अगर आप एक इंस्टेंस पर अलाउ का रूल लगाते हो और दूसरे इंस्टेंस पर डिनाई का रूल लगाते हो, ठीक है, तो वो ऑलवेज जो होता है डिनाई, और ऑलवेज जो होता है डिनाई को जो है प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, मतलब अगर आपने एक इंस्टेंस पर लगाया है कि HTTP पोर्ट जो है उसका ऑन है, मतलब HTTP से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, और दूसरे इंस्टेंस पर आपने HTTP को ब्लॉक करके रखा है, तो वो दोनों जो इंस्टेंस होंगे वो आपस में HTTP से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक इंस्टेंस पर जो है इसे डिनाई करके रखा है। तो यू कैन क्रिएट 100 सिक्योरिटी ग्रुप्स पर रीजन इन एन अकाउंट। तो आप जो है मैक्सिमम 100 सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो एक रीजन के अंदर, ठीक है, और एक अकाउंट से। इसके अलावा जो है सिक्योरिटी ग्रुप्स आर द स्टेटफुल। तो स्टेटफुल का मीनिंग आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, मैं आज फिर से रिपीट करता हूँ कि स्टेटफुल का मीनिंग होता है कि अगर आपने कोई ट्रैफिक इनबाउंड, मतलब आपने अलाउ किया है अंदर आने के लिए, ओके, तो वो बाहर जाने के लिए भी ऑटोमेटिकली अलाउ होता है। ठीक है, मतलब अब अगर आपने HTTP को ऑन किया है इनबाउंड के लिए, तो आउटबाउंड के लिए भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है स्टेटफुल। और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है स्टेटलेस, जिसमें इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों के लिए आप जो है अलग अलग रूल आपको लगाना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी हमारे कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए तो इसके जो आगे के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो होप्स तो गाइस आपको आज का जो लेक्चर है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ कंपोनेंट्स में डाउट है तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए या वीडियो पर कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।